भाई गुड आफ्टरनून है सबको। बहुत बहुत बढ़िया आफ्टरनून भाई। लेट्स स्टार्ट हीट। स्टार्ट तो नहीं किया, अपने तीसरा लेक्चर है आज। लास्ट टाइम कंडक्शन देखे थे, बड़ा मजा आया था। आज कन्वेक्शन और रेडिएशन करके इस चीज को खत्म करना है। नाउ कन्वेक्शन इज द सेकेंड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर. नाउ दिस मोड एक्चुअली इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. सो इन दिस मोड, कंडक्शन में हमने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का कोई ट्रांसफर देखा नहीं है. इन दिस मोड देयर इज ट्रांसफर, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कंटेनर में पानी गर्म करने रखते हो, आई थिंक आई शोड यू दिस लॉन्ग टाइम बैक, और नीचे लगाते हो आग 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 आग, एक ठो नहीं दो ठो नहीं, पूरे 4 ठो आग है. एंड ये पानी के लेयर्स हैं, अलग अलग लेयर्स हैं. सो व्हाट विल हैपन इज, सबसे पहले लेट मी मार्क दीज लेयर्स 1 2 3 4 5 एंड 6. इट्स जस्ट अ रफ आइडिया. द फर्स्ट लेयर विल टेक हीट एनर्जी, its density will decrease, and as a result it will go to the top, because density decrease हो गई, lighter हो गया तो it will go to the top and it will be replaced by layer 2. फिर layer 2 गर्म होगा, हल्का हो जाएगा और वो उसके ऊपर चला जाएगा. फिर layer 3, layer 4, layer 5 and so on and so forth. तो पानी के गर्म होने में there is actual transfer of constituent particles. This phenomenon is called convection. तो बहुत सारे ट्रेड विंड्स वगैरह भी कन्वेक्शन की वजह से ही फ्लो होते हैं. एंड ये जो ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल्स है, ये लेक्स या पॉइंट्स जो आइस बन जाते हैं और नीचे ऊपर आइस होता है, नीचे 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर होता है. इसी वजह से, इसी तरीके से ऊपर नीचे करते हुए पूरा पानी 4 डिग्री पे आता है और फिर ऊपर ठंडी बैठ जाती है तो ऊपर जम के बर्फ बन जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है वहां पे, तो एकदम चिपक जाता है, ऊपर आइस रहता है. सो दिस इज कन्वेक्शन. बट इसमें कोई इक्वेशन नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है. रिलेशंस, इक्वेशंस वगैरह आएंगे इन द थर्ड एंड द फाइनल मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, विच इज कॉल्ड रेडिएशन. कंडक्शन कन्वेक्शन से बिल्कुल अलग चीज है, क्योंकि यहां पे सपोज ये एक बॉडी है एंड वो जब हीट ले रहा है, इट डज नॉट हैव टू बी इन कॉन्टैक्ट विद द हीट सोर्स ना. हीट सोर्स यहां हो सकता है, क्वाइट सम डिस्टेंस अवे, नो कॉन्टैक्ट बिटवीन बॉडी एंड द हीट सोर्स. बट फिर भी यहां से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलेंगे वो ये बॉडी एक्सेप्ट करेगा एंड उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा. सो देयर इज एक्चुअल नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द हीट सोर्स एंड द बॉडी. अरे अभी होली गई ना, कब है होली? होली कब है? गई होली अभी. तो होली की आग है ये. आई एम श्योर आपने देखी होगी होली की आग, आग 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 आग. और यहां तुम खड़े हो, तुम कितना अच्छा लग रहा था नहीं? तुम खड़े थे होली के बाजू में और होली में से गर्मी आ रही थी. तो एक्चुअली होली में से क्या निकल के आपकी ओर आ रहा है? कोई पार्टिकल आ रहा है क्या? नहीं, ओनली थर्मल रेडिएशंस एज वी कॉल देम. थर्मल रेडिएशंस या हीट रेडिएशंस, वो यहां से बॉनफायर है, ये होली का फायर यहां से आपके ऊपर आता है. सेम विद द सन. सन इज ऑल्सो गिविंग आउट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, पूरी कायनात में फैला रहा है एंड उसमें से थोड़ा बहुत हमको भी मिलता है. और एनर्जी आती है इन द फॉर्म ऑफ थर्मल रेडिएशंस. दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. और उसमें से भी खास करके जो हीट के साथ रिलेटेड है, जिसको IR या इंफ्रारेड कहते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम विच इज रिलेटेड विथ हीट. तो ये इंफ्रारेड रेडिएशंस आते हैं, हम उनको एक्सेप्ट करते हैं और हमारी बॉडी गर्म होती रहती है, टेम्परेचर बढ़ता रहता है. नाउ एवरीबॉडी इज केपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग हीट रेडिएशंस एज ऑल्सो गिविंग आउट हीट रेडिएशंस. हर बॉडी एब्जॉर्ब भी करती है, रिफ्लेक्ट भी करती है, ट्रांसमिट भी करती है, सब कुछ करती है.
डिपेंडिंग कि क्या सिचुएशन है उसका, उस पर कितना इंसिडेंट हो रहा है, बॉडी का नेचर कैसा है, सो उसके ऊपर डिपेंड हो रहा है. कैन आई टेक दिस ऑफ नाउ? ओके, सो एवरी बॉडी, यू नो, सपोज तुम्हारे पे कोई बॉडी है और उस पे रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है, तो वो बॉडी क्या कर सकता है उन रेडिएशंस के साथ? तीन चीजें हो सकती हैं. पहला, बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर ले. सेकंड, रिफ्लेक्ट कर ले खुद में से. तीसरा, अपने अंदर लेके अपने से बाहर निकाल दे, जिसे हम ट्रांसमिशन कहते हैं. सो सपोज ये बॉडी है और इस पे हीट इंसिडेंट हो रही है, ये इंसिडेंट एनर्जी है. इसमें से कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसमें से कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगी, एंड इसमें से कुछ थ्रू एंड थ्रू होके बाहर निकल जाएगी, जिसे हम ट्रांसमिटेड पार्ट कहते हैं. सो द टोटल एनर्जी दैट इज इंसिडेंट कैन बी गिवन आउट एज रिफ्लेक्टेड एनर्जी प्लस absorbed energy plus transmitted energy. So total incident energy, I hope you are understanding what I am trying to say, is reflected energy plus absorbed energy plus transmitted energy. Okay, ट्रांसमिटेड मतलब बॉडी में लिया पर बॉडी ने रखा नहीं, खुद में से बाहर निकाल दिया, सो दैट इज ट्रांसमिटेड. सो Q इंसिडेंट इज इक्वल टू Q रिफ्लेक्टेड प्लस Q अब्सॉर्ब्ड प्लस Q ट्रांसमिटेड. अच्छा, अगर बॉडी एक अच्छा रिफ्लेक्टर है, यू नो, हम इस आइडिया को यू नो मद्देनजर रख के हम ये आइडिया भी ले सकते हैं कि बॉडी, उसमें से अभी टोटल एनर्जी इंसिडेंट हुई, उसमें से कितना परसेंटेज रिफ्लेक्ट हुआ, कितना परसेंटेज अब्सॉर्ब हुआ, कितना परसेंटेज ट्रांसमिट हुआ. सो वी डिफाइन थ्री टर्म्स. फर्स्ट, एब्सॉर्प्टिविटी, इट्स कॉल्ड A, and is the ratio of Q absorbed to Q which is incident. This is incident energy. The second we define reflectivity. Don't worry, इतने सारी टर्म से खौफ मत खा जाना. Reflectivity R is Q reflected upon Q incident, and transmittivity या transmissivity T is Q transmitted over Q incident. You know, अगर आपने व्हाइट कलर का कपड़ा पहना है तो मेजॉरिटी जो इंसिडेंट हो रही होगी ना हीट, वो सब रिफ्लेक्ट हो जाएगी. व्हाइट कलर इज अ वेरी गुड रिफ्लेक्टर. इफ बॉडी इज गुड रिफ्लेक्टर, प्योर रिफ्लेक्टर मैं कहता हूं, तभी तो गर्मी में यूजुअली लाइट कलर के कपड़े पहने जाते हैं. तो R विल बी इक्वल टू 1, A विल बी 0, T विल बी 0. बट अगर आपने ब्लैक कलर का कपड़ा पहना है, इफ इट्स अ ब्लैक बॉडी, फॉर अ ब्लैक बॉडी, मैं ब्लैक बॉडी भी डिफाइन करूंगा, डोंट वरी. ब्लैक बॉडी का मतलब है वो सारी एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेगा. तो एब्सॉर्प्टिविटी इज 1, रिफ्लेक्टिविटी इज 0, ट्रांसमिटिविटी इज 0. एंड फॉर अ गुड ट्रांसमीटर, transmittivity is 1, absorptivity is 0, reflectivity is 0. Okay, you might as well just write these three terms down. Okay, let me move on. फिर बात करते हैं कर्कॉफ ने क्या बोला क्या नहीं बोला करके. You know him as किरचॉफ शायद. इंडिया में अलग अलग टाइप के नाम से बुलाते हैं. Alright, shall I take this off? Okay. राइट. सो जैसे मैंने यहां पे एब्जॉर्प्टिविटी डिफाइन किया है, रिफ्लेक्टिविटी, ट्रांसमिसिविटी, मैं अब एब्जॉर्प्टिव पावर और एमिसिव पावर डिफाइन करने वाला हूं. सेम ओल्ड डेफिनेशन, कोई नई बात नहीं. हमें कहना था जो भी, वो तो हम यूं ही कहते, मगर एब्जॉर्प्टिव पावर, ये सब चीजें ठीक है, डेफिनेशन में काम आती है, खास कुछ जरूरत नहीं है उसका.
एब्जॉर्प्टिव पावर, उसको आप अल्फा कह सकते हो, इज टोटल एनर्जी अब्सॉर्ब, जैसे अभी डिफाइन किया था मैंने, अपॉन टोटल एनर्जी इंसिडेंट. You can also call it absorptivity also, no issues about that. So alpha is energy absorbed, Q absorbed over Q incident. And अगर तुम अलग अलग वेवलेंथ में कितना एब्जॉर्ब हो रहा है वो देखो तो इट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर. ओके, नॉट अ बिग इश्यू फॉर अस. सेकेंड वी डिफाइन एमिसिव पावर. What is emissive power? By emissive power, we'll call it. I would call it epsilon emissive power. अलग-अलग symbols use हो सकते हैं. Is the total energy given out. Total energy given out per unit area. Given out मतलब emitted per unit time. So this is delta Q by A delta T, energy per unit area per unit time which has been given out या emitted from a body. And finally spectral emissive power भी अलग अलग wavelengths का total, spectral emissive power का total मारोगे तो emissive power मिलेगा, absorptive spectral absorptive power का total मारोगे तो absorptive power मिलेगा. Not a big issue about that. But what I want to suggest, what I want to say is Kirchhoff's law. कर्कॉफ ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया बताया कि बॉडी जितना खा सकता है ना उतना ही वो निकालेगा. डू यू अंडरस्टैंड दैट? एज अ लॉ ऑफ नेचर ऑल्सो, अगर तुमने 10 जूल एनर्जी खाया है तो तुमको वापिस तो उतना देना ही पड़ेगा. सपोज तुम सन में गए हो, तुम अभी दोपहर को निकले बाहर और तुम बाहर गए, तुमने एनर्जी अब्सॉर्ब किया, फिर तुम वापस घर आए, घर पे आके बैठे, जितना एनर्जी अब्सॉर्ब किया होगा वो सारा अब निकालना पड़ेगा तुमको. तभी तो तुम घर पे आके ऐसा करते हो, क्योंकि अब धीरे धीरे तुम्हारा बॉडी, जब तुम बाहर गए थे तो सूरज दादा ने जो गर्मी दिया था आपको, बहुत बहुत कठिन परिस्थिति हो गई. अप्रैल का महीना आ गया, गर्मी का सीजन है, तो बाहर गए तो टेम्परेचर बढ़ने लगा क्योंकि तुम्हारी बॉडी एनर्जी लेती गई. फिर घर पे आए, घर का माहौल ठंडक वाला है, तो घर के माहौल में अब जो भी एनर्जी तुमने बाहर से एब्जॉर्ब किया था वो सब धीरे धीरे अब निकलेगा. यू स्टार्ट फीलिंग बेटर, डोंट यू? सो जितना तुमने, अगर तुमने व्हाइट कलर का कपड़ा पहना था तो तुमने कम अब्जॉर्ब किया होगा, तो घर पे आके भी कम ही निकालोगे. पर अगर तुमने ब्लैक कलर का कपड़ा पहना था तो बाहर ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब किया होगा, तो घर पे आके उतनी ही निकालोगे ना. सो कर्कॉफ ने कहा, वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया, दैट द एब्सॉर्प्टिविटी ऑफ अ बॉडी हैज टू बी इक्वल टू द एमिसिविटी ऑफ अ बॉडी. अच्छा, मैंने एमिसिविटी डिफाइन नहीं किया अब तक, मैं एमिसिविटी डिफाइन कर लेता हूं. एमिसिविटी, इसको E कहते हैं, इज द एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी, जो हमने यहां डिफाइन किया था, एमिसिव पावर अपॉन द एमिसिव पावर ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी. सर अब ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी कौन है? PBB डिफाइन कर देता हूं, डोंट वरी अबाउट दैट. अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी is a body, we'll call it PBB, is a body that absorbs nearly 100% of incident radiation. Nearly 100% of incident radiation. सर तो क्या परफेक्टली ब्लैक बॉडी होता भी ब्लैक ही है? ऐसा जरूरी नहीं है. कलर रेडिएशन कहां लिख रहा हूं मैं? टेक्निकली इन रियल लाइफ ऐसा कोई बॉडी नहीं हो सकता जो 100% अब्सॉर्ब कर ले, पर वी हैव गॉट ब्लैक बॉडीज लाइक लैम्प ब्लैक, सूट,
which come very close to being a perfectly black body. Lamp black suit nearly 95 से 98% of radiation absorb कर लेते हैं जो उन पे इंसिडेंट हुआ होता है. तो emissivity is defined as emissive power of a body over emissive power of a perfectly black body, and according to Kirchhoff, कार्बन का सब्स्टिट्यूट है ये, कार्बन का एक अलग कंपाउंड है विच इज कॉल्ड सूट, कार्बन का बाई प्रोडक्ट है. ओके, तुम कोई लैंप जलाते हो तो उसमें से जो निकलता है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सूट. यू नो, चिमनीज के आजू बाजू में तुमको जो चिपका हुआ ब्लैक कलर का पदार्थ नजर आता है दैट इज कॉल्ड सूट, बराबर. बट कार्बन बाई प्रोडक्ट, डोंट वरी अबाउट दैट. So lamp black है या सूट, they can absorb nearly 98% of incident energy. And Kirchhoff ने कहा absorptivity is equal to emissivity. Body जितना absorb कर सकता है उतना ही निकाल सकता है. So if a body is a good absorber, it is also a good emitter. And if a body is a poor absorber, इन सब चीज की जरूरत नहीं, ये सिर्फ ऐसे आपको डेफिनेशन करने के लिए मैंने लिखा था. So a good absorber is also a good emitter. Thus, a good absorber is a good emitter. जो जितना अच्छा खाता है वो उतना अच्छा निकालता भी है, on a light note. And a poor absorber is a poor emitter. जिसने बाहर जाके हीट खाई नहीं है वो निकालेगा क्या? So a poor absorber is also a poor emitter. So this is the idea of Kirchhoff. अच्छा, मैं एक नया ब्लैक बॉडी आपके लिए लाया हूं which is called Ferry's ब्लैक बॉडी. फेरी ने ये ब्लैक बॉडी डिवाइस किया था. एक्चुअली कुछ है नहीं, सिर्फ ऐसी डायग्राम में देख लो. यू नो, एक वेसल जैसा है जिसमें एक होल है, ये होल है. एंड ये जो वेसल है ना, इसके अंदर के वॉल्स मैंने ब्लैक कलर के रखे हैं और रफ रखे हैं. यू नो, वॉल्स जो है इनर वो ब्लैक कलर के रखे और रफ रखे. और इसके होल के सामने एक ऐसा कॉनिकल प्रोजेक्शन है. सर ऐसा क्यों है बताता हूं. नाउ जब ये लोटा तो ये वेसल लेके आप बाहर जाते हो, यू नो, सन में रखोगे तो व्हाट विल हैपन, इस होल के जरिए, डोंट यू अग्री, रेडिएशन गिरेगा इसके ऊपर. अगर मैंने ये कोनिकल प्रोजेक्शन नहीं रखा होता तो चांसेस ये थे कि ऐसा आके यहां टच होके ऐसा बाहर चला जाता. पर इसलिए मैंने यहां पे कोनिकल प्रोजेक्शन रखा है ताकि ये यहां से टकरा के ऐसा चला जाए कहीं भी ऑब्लिकली. अब जैसे यहां जाएगा ना, यहां ब्लैक और रफ होने से 80-90% अब्जॉर्ब हो जाएगा. बाकी का जो बचा होगा वो ऐसा जाएगा, डिच के आओ, यहां पे 80-90% अब्जॉर्ब हो जाएगा. फिर ऐसा डिच के आओ, ऐसा डिच के आओ, और बहुत सारे ऐसे डिच के आओ के बाद जितना भी एनर्जी इंसिडेंट हुआ था वो सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा. सो इजंट दिस लुकिंग लाइक अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी? फेयर इनफ. आई होप यू अंडरस्टैंड. इस होल में से रेडिएशन आए, यहां से ऐसे टकक रिफ्लेक्ट हुए, यहां पे मेजॉरिटी अब्जॉर्ब हो गया, वहां से यहां गया, यहां पे और बाकी का अब्जॉर्ब हो गया. ठक 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 बहुत सारे रिफ्लेक्शंस होने के बाद all the energy will be absorbed by the interior of this body. और ये आती किसमें से? होल में से. So the hole is called a perfectly black body. अच्छा, अब तुम बोलोगे सर इतना सारा खाली है उसने निकालेगा नहीं? निकालेगा ना. जब तुम उसको अंदर ले आओगे घर के अंदर और रखोगे तो जितना इसने खाया था वो सब निकालेगा बाहर. ऑलराइट. एंड यू नो, जितनी भी एनर्जी उसने इंसिडेंट की थी वो सब बाहर निकाल देगा. सो फाइनली वापस इक्विलिब्रियम में आ जाएगा. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ फेरीज परफेक्टली ब्लैक बॉडी. ऑलराइट, आगे बढ़ जाते हैं. हो गया, देख लिया आपने सब कुछ. A is equal to E लिख लिया आपने? Have you done that? Okay. Yes, sir. Let's move on now. कुछ इक्वेशंस जो हमारे लिए बहुत कारगर सिद्ध होंगे बताता हूं आपको मैं. फिर अपना न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी आने वाला है, डोंट वरी. ओके, सो एब्जॉर्प्टिविटी.
बिल्कुल है ना, रेडिएशन करके टॉपिक, मतलब ये टॉपिक ही तो था। तो वही जो तूने यहां देखा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन खुद में एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि इसमें से जो अभी मैंने फेरिस ब्लैक बॉडी बनाया था, उसमें से जो रेडिएशन निकले ना, वो कुछ लोगों ने स्टडी किए और उसके ग्राफ बनाए, और वो ग्राफ्स जो हैं उन्होंने फिजिक्स की जड़ें हिला दी। बिकॉज उस टाइम पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरीज, थर्मोडायनामिक थियरीज थी, वो उस ग्राफ्स को एक्सप्लेन कर पाए नहीं, और वहीं से जन्म हुआ मैक्स प्लैंक के क्वांटम थियरी का। हैव यू हर्ड ऑफ मैक्स प्लैंक? सो वहीं से, क्योंकि the theories at that time, electromagnetic theory, thermodynamic theory, they could not explain those graphs. As a result, Max Planck had to come out with a new thing, which was the quantum theory या photon theory. Alright, और उसके बाद आइंस्टाइन आए और न जाने क्या क्या हो गया, but that is an entirely different idea altogether. We don't need to study this here. Fair enough? हमने यहां पे सिर्फ उसका एक एक आइडिया दे दिया कि अच्छा ऐसा होता है, हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, ये खाता है, फिर तुम उसको घर के अंदर लाओगे तो फिर ये होल में से, किस में से खाया उसने, होल में से निकालेगा, किस में से, होल में से, तो एवरीबडी इज हैप्पी अबाउट द होल। ऑलराइट, ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। इसके बाद हम स्टीफान बोल्ट्जमैन्स लॉ की बात करेंगे। हैव यू हर्ड अबाउट स्टीफान बोल्ट्जमैन्स लॉ? आई एम श्योर यू हैव, एब्सोल्युटली। सो कर्कॉफ लॉ हो जाने के बाद वी आर लुकिंग एट स्टीफान बोल्ट्जमैन्स लॉ। कभी कभी इसको मात्र स्टीफान्स लॉ भी कहते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस दैट हैज कम ओवर। इट सेज फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, पीबीबी, पाव भाजी बटर नहीं है ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। ओके, फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी द हीट एनर्जी radiated, given out या taken in, usually given out, radiated by the body per unit area per unit time is, we'll call it H, heat energy per unit area per unit time is directly proportional, जो आप E कहना चाहते हो तो E भी कह लो, no issues, proportional to the fourth power of absolute temperature. T is absolute temperature. So energy per unit area per unit time proportional to T raised to 4. Let me introduce a constant of proportionality. G. The amount of heat energy given out per unit area per unit time is directly proportional to the fourth power of absolute temperature. You understand now? Yes. Suppose तेरा कोई बॉडी है, ये तेरा बॉडी है और इसका टेम्परेचर है 300 केल्विन, तो इसमें से कितना एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम निकलेगा, तो दैट इज प्रोपोर्शनल टू टी रेज टू 4. ओके ओके, एंड क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया है, स्टीफान और बोल्ट्जमैन ने एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव किया था, बराबर, डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ इक्वेशन है हमको। ऑलराइट, एंड बहुत सारे और आइडियाज ट्राई करके दे फाउंड आउट कि ही इज प्रोपोर्शनल टू टी रेज टू 4. दिस इज एन एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड रिजल्ट. And sigma is called Stefan Boltzmann's constant. You can also call it Stefan's constant, जिसकी वैल्यू यहां लिखूं या वहां लिखूं, यही लिख देता हूं, 5.67 into 10 raised to -8. यहां पे बहुत आसानी से मैं ऐसा ही लिख सकता हूं, पर मैं वो नहीं करूंगा। सबसे पहले सिग्मा का डायमेंशन अपना, ये सिग्मा क्या होगा, E by T raised to 4. Yes, sir. And what is E? Per unit area per unit time. Joule per meter.
बराबर। एंड टेम्परेचर किसमें है? केल्विन। सो इसका ऐसा यूनिट हुआ जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर केल्विन रेज टू 4, या जूल पर सेकेंड को क्या कहा जाता है? वॉट। सो वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन रेज टू 4। बहुत सारे केसेस में सिग्मा की वैल्यू दी हुई होगी तुमको, सो याद रखना ठीक है, तुमको ना लगे तो ना सही, पर ये याद रखना अच्छा होता है। 5.67 इंटू 10 रेज टू -8 अच्छा रहता है, अगर तुम याद रख लो तो वी आर गुड। ओके, सो वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन रेज टू 4। यस, हाँ बेटा, ऐसे तो कितने सारे स्टूडेंट भी होते हैं, पर फिर भी मुझे तेरा नाम मालूम है, तीर्थ। और वहां पे तू ही नहीं, तेरे साथ बैठे हुए हर बंदे का नाम और सरनेम पता है मुझे। क्यों? सिंपल है कि नहीं? अगर मुझे तुझसे बात करनी है, अगर मुझे तुझको पढ़ाना है, तो मुझे तेरे माइंड में घुसना पड़ेगा ना, तो मुझे तेरा नाम तो पता होना चाहिए। तो अगर फिजिक्स में मार्क लाना है तो इसको याद करना पड़ेगा सर जी, प्यार मोहब्बत से याद करेंगे। 5.6 इसको न्यूमेरिकल में यूज कर करके याद करेंगे, बराबर। ऐसा जरूरी नहीं है कि आज मिले हो तो आज ही दोस्ती हो जाए, नहीं नहीं, मुलाकातें होती रहेंगी, बातें होती रहेंगी। अच्छा भाई, याद रहे फिर से, isn't this energy per unit area per unit time? So E is energy per unit area per unit time is sigma T raised to 4. तो how much will be Q sir जी? sigma AT into T raised to 4. माय गॉड, दिव्य लाल आया। अच्छा भाई, ये तो हमने परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए पकड़ा था। परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए तो एमिसिविटी 1 होती है, क्योंकि एब्जॉर्प्टिविटी भी 1 होती है। फॉर नोट, फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, आपको पता है परफेक्टली ब्लैक बॉडी सब कुछ अब्सॉर्ब कर लेता है, तो एब्जॉर्प्टिविटी विद सेम एज एमिटिविटी इज 1, एमिसिविटी। सो इसकी तो 1 है, पर अगर कोई बॉडी हो जिसकी जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी ना हो, तो if body is not a perfectly black body, it is any other body, then इसमें क्या आएगा? एमिसिविटी घुसेड़ना पड़ेगा। then Q by T is sigma E या E sigma A T raised to 4। यू नो, मेजॉरिटी कंडीशंस में हमको जो बॉडी मिलती है वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं होती। ब्लैक बॉडी परफेक्टली हो तो फिर ये इक्वेशन यूज करेंगे, पर अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी ना हो तो हम E को 1 नहीं लगा सकते, हमको E की वैल्यू लगानी होगी। E की वैल्यू लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ओके, सो यहां पे Q by T इज E sigma A T raised to 4। I hope you've written down these equations. Yes sir. Sir, जी sir इसमें Q by T H भी हो जाएगा। हाँ, H ले ले, डजेंट मैटर, तेरे को जो अच्छा लगे। हाँ हाँ, तेरे को जो अच्छा लगे। हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम, वी आर गुड, Yes sir. बराबर। ओके, मैं इसको उड़ा रहा हूं क्योंकि मैं इसी चीज का एक और वेरिएंट दिखाना चाहता हूं आपको। सपोज इसी इक्वेशन, यू रिमेंबर व्हाट इज दिस? दिस इज हीट एनर्जी रेडिएटेड आउट। ओके, नाउ everybody will absorb radiation as well as emit radiation, सब कुछ साथ में होता रहेगा। सपोज मेरे पास एक बॉडी है, कंसिडर अ बॉडी एट टेम्परेचर T1, its surroundings are at a lower temperature T2,
आपने देखा अब तक मैंने यहां पे सराउंडिंग्स का जिक्र ही नहीं किया था। ये हीट एनर्जी गिवन आउट बाय द बॉडी एट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर T है, बट यहां पे अब सराउंडिंग का भी टेम्परेचर आया, मतलब ये बॉडी है, ये T1 पे है, और जो सराउंडिंग है वो टेम्परेचर T2 पे है। ओके, नाउ अंडरस्टैंड, ये बॉडी, ये टेम्परेचर हाई है तो ये बॉडी हीट एनर्जी गिव आउट करेगा, एंड बाहर वालों से हीट एनर्जी अब्सॉर्ब भी तो करेगा। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? वेरी गुड। अच्छा, सपोज आप बाहर जाते हैं, यू नो एवरीबॉडी अब्सॉर्ब्स एज वेल एज एमिट्स। बाहर का टेम्परेचर तुम्हारे बॉडी से हाई है, तो डोंट यू अग्री द अब्सॉर्बिंग एनर्जी इज मोर एज कंपेयर टू एमिटिंग एनर्जी? अच्छा रुको, एग्जांपल लेके बताते। ले, एग्जांपल लिया नहीं अब तक, एग्जांपल तो लेने दे, एग्जांपल तो लेने दे। सपोज ये बंदा है, ये बंदा बाहर जाता है और ये बंदा एनर्जी एमिट करता है, ये ब्लैक कलर की जो एनर्जी है ना वो एमिट कर रहा है, पर बाहर तो सूरज दादा है, तो सूरज दादा की वजह से सूरज दादा एनर्जी दे रहे हैं तो वो एब्जॉर्ब भी तो कर रहा है। तो ये ब्लू कलर के जो एरोज हैं ये एब्जॉर्ब कर रहा है। आप देखो कितने एरोज एब्जॉर्ब हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सो एनर्जी अब्सॉर्ब्ड, लेट अस से 7 यूनिट्स, एंड एनर्जी एमिटेड कितने यूनिट्स? ब्लैक कलर के एरो कितने? 4 units. कौन सी एनर्जी ज्यादा है, अब्सॉर्ब्ड या एमिटेड? सो एनर्जी अब्सॉर्ब्ड इज ग्रेटर देन एनर्जी एमिटेड, एंड अगर एब्सॉर्ब ज्यादा है तो इस बंदे का टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। सो टेम्परेचर ऑफ बॉडी विल इंक्रीज। डू यू अंडरस्टैंड? अब ये आउटसाइड है, घर के बाहर, आउटसाइड होम। अब बंदा घर में आया, ये बंदा घर में आया, घर में आया, सूरज दादा की एनर्जी कम हो गई, और अब उसका निकालना चालू हुआ। हा, सर ज्यादा बना दिए, थोड़े थोड़े बनाते। अब बताओ तो कितने यूनिट्स अब्सॉर्ब कर रहा है वो? 2। और कितने यूनिट्स एमिट कर रहा है? 4. Oh my God. So energy absorbed is 2 units and energy emitted is 4 units. तो कौन सी ज्यादा है, emitted या absorbed? Very good. So energy emitted is greater than energy absorbed. So temperature of the body will डिक्रीज। तभी तो घर में आके आनंद महसूस होता है, आ क्या बात है, बहुत मजा है, आज तो एनर्जी बहुत निकाला मैंने, तो घर में आके एक आनंद की भावना हो गई। अच्छा, उसी तरह ये बॉडी है, हायर टेम्परेचर पे है तो एनर्जी निकालेगा, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया ये बॉडी है, ये टेम्परेचर T1 पे है, T1 इज ग्रेटर देन T2, रिमेंबर दैट, and it is kept in a box जिसका टेम्परेचर है T2. Now what will be the energy emitted by the body? How much given out? Energy emitted by body per unit time. Q by T एमिटेड। अभी हमने थोड़ी देर पहले इक्वेशन लिखा था, याद है?
ई सिग्मा ए। अच्छा, वो बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर T2 है, तो कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा वो? एनर्जी अब्सॉर्ब्ड पर, ये एमिटिंग है, पर यूनिट टाइम डी क्यू बाई टी absorbed E sigma A T2 raised to 4। इतना निकाला, इतना खाया, तो नेट कितना हुआ भाया? सो नेट हीट एनर्जी रेडिएटेड, मतलब अब्सॉर्ब्ड या एमिटेड वॉट एवर, पर यूनिट टाइम बाय द बॉडी। डोंट यू अग्री इट इज Q by T emitted minus Q by T absorbed। अगर उसने 10 जूल एमिट किया है और 4 जूल खाया है, तो नेट कितना निकाला? 10 माइनस 4, बराबर ना? 10 माइनस 4, सो दिस माइनस दिस, एंड एज अ रिजल्ट द इक्वेशन बिकम्स Q by T is E sigma A T1 raised to 4 T2। lovely equation people, you agree with this equation? कोई शक? सो अगर मात्र यही पूछा है बॉडी का टेम्परेचर T है, कितना हीट एनर्जी रेडिएट करेगा? ओके, E सिग्मा ए T रेज टू 4, मैटर इज क्लोज। पर अगर वो बोले कि बॉडी का टेम्परेचर T1 है और सराउंडिंग का टेम्परेचर T2 है, तो अब कितना नेट हीट रेडिएट करेगा? तो इट विल बी Q by T पर यूनिट टाइम इज E सिग्मा A T1 raised to 4 minus T2 raised to 4। So please kindly jot this down, this equation. Fair enough? Okay. Yes. Tell me. Anything, Krisha? Sorry, कर दिया। अच्छा, मुझे लगा तूने कुछ कहा, तो मैं यही कह रहा था कि क्या कहा। दिव्य तो हरदम कुछ ना कुछ बोलता रहता है, उसका तो काम है बोलना। भाई, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, इट रिलेट्स वेवलेंथ एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। द वेवलेंथ of the emitted radiation is inversely proportional to the absolute temperature of the body. So the maximum wavelength, actually maximum wavelength of the emitted radiation, lambda m, is inversely proportional to T, or lambda m into T is constant, and this constant is called B। अभी फिर से कोई बोलेगा सर इतना सारा याद रखना पड़ेगा। हाँ सर, दिस इज कॉल्ड Vn's कांस्टेंट, एंड Vn का कांस्टेंट करीबन 2.9, उसकी वैल्यू भी कभी कभी दे देते हैं लोग, 2.9 इंटू 10 रेज टू -3। भाई, वेवलेंथ किस में होती है? मीटर। टेम्परेचर किस में होता है? केल्विन। ये मीटर केल्विन है, मिली केल्विन नहीं है, गलती से मिली केल्विन मत समझ बैठना। सो बी की वैल्यू है 2.93, करीबन 2.93 के आसपास। 2.98, 2.89, पता नहीं, अलग अलग वैल्यूज होती है, पर 2.9 इंटू 10 रेज टू -3 मीटर केल्विन की वैल्यू होती है। अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूं वेवलेंथ ज्यादा है तो टेम्परेचर क्या होगा? कम या ज्यादा? कम। ओके, आई विल कम। अच्छा, मैं एक छोटा सा पहेली आपको पूछता हूं, छोटी सी पहेली। छोटी सी पहेली। ये लैम्बडा है, ओके? ये पहला, इसका टेम्परेचर T1 है। ये दूसरा, इसका टेम्परेचर T2 है, एंड
ये तीसरा, इसका टेम्परेचर T3 है। अच्छा, ये लैम्बडा 1, लैम्बडा M1, लैम्बडा M2, लैम्बडा M3। मैंने 3 अलग बॉडीज के लिए ये ग्राफ बनाया है। क्या मुझे कोई कह सकता है कि कौन सा टेम्परेचर बड़ा है, कौन सा टेम्परेचर छोटा है? भाई क्या हुआ, सांप वाप सूंघ गया क्या? T1 बड़ा है। बड़ा है सर। अच्छा, ग्राफ दिखाई दे रहा है आपको? नहीं तो लोग बोलेंगे सर कैसे T1 बड़ा है। शायद आपको ग्राफ में भी दिख रहा होगा, बट ये एनर्जी का ग्राफ है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। लैम्बडा M1 is lesser than lambda M2 is lesser than lambda M3. Now we know lambda is inversely proportional to temperature. So as lambda M inversely proportional to temperature, जिसका वेवलेंथ सबसे छोटा उसका टेम्परेचर सबसे बड़ा। So as you rightly said, T1 is greater than T2 is greater than T3. Fair enough. So this is how Wayne's displacement law comes into being. Okay, तो ये हो गया तुम्हारा। एंड लास्टली भाई न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। क्या बात है सर, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग तो हमको बहुत प्यारा लगता है। एक इक्वेशन है जो बदल देता है हमारी दुनिया। क्या बात है, क्या बात है भाई। सपोज कोई बॉडी है और ये सारी चीजें तभी चलती हैं जब T1 और T2 में बहुत अंतर हो। पर अगर T1 T2 सराउंडिंग्स के टेम्परेचर और बॉडी के टेम्परेचर में ज्यादा अंतर ना हो, जैसे चाय 80 डिग्रीज पे होती है, रूम टेम्परेचर 30 डिग्रीज पे होता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि चाय 800 डिग्री पे है और रूम टेम्परेचर 30 डिग्री पे है, नहीं, ऐसा नहीं होता। सो हियर वी लुक एट थिंग्स, we look at small temperature differences. And the times taken to cool. And I think we have already seen Newton's law of cooling, which says that suppose कोई बॉडी है 80 डिग्री सेल्सियस पे और रूम टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस पे, एंड हर 10 डिग्री पे आप मार्कर लगाते हो 50, तो यहां से यहां तक जाने में 1 मिनट, यहां से यहां तक जाने में 3 मिनट, यहां से यहां तक जाने में 8 मिनट, और यहां से यहां तक जाने में 15 मिनट लगेंगे। 10 डिग्री सेल्सियस का ही डिफरेंस है। बट जैसे जैसे बॉडी रूम टेम्परेचर के करीब आता जाता है, द कूलिंग ऑफ द बॉडी स्टार्ट्स स्लोइंग डाउन। सो एज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी approaches room temperature, the rate of cooling will slow down. And मस्ती का इक्वेशन हमको मिलता है, बहुत ही बढ़िया इक्वेशन। आई एम श्योर you also know this, कि the amount of heat energy lost per unit time, heat energy lost per unit time। अभी कोई मेरे से बोलेगा सर अभी आपने कहा था ना Q/T is E sigma A T raised to 4 minus T1 raised to 4 minus T2 raised to 4, so T raised to 4। हाँ क्या हुआ? जी 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 हाँ, एंड बाय अ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हम ये फाइंड आउट करते हैं दिस इज प्रोपोर्शनल टू एक्चुअली T minus T0। अगर आपको कैलकुलेशन देखना है तो किसी बुक में दिया होगा T raised to 4 minus T0 raised to 4, तो इट इज टेम्परेचर डिफरेंस T minus T0, डेल्टा T कहते हैं इसको। सो dQ/dt या Q/T प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, अब ये मेरा फाइनल इक्वेशन आ रहा है, मैं बाकी डेरिवेशन में नहीं पढ़ूंगा। D बड़ा T बाई D छोटा T is minus K T minus Ts। Lovely equation this, where I think you remember dt
is T2 minus T1, which is temperature difference. change in temperature, dt is time taken. change in time, A change in time is time taken. T by time, is average temperature, which is T1 plus T2 by 2, and Ts room temperature या temperature of the surroundings. I want you to take down this formula right away. मैं आपके लिए लाया हूं राउंड 1 का 71 न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे आधारित, अपना लास्ट वाला न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का था। राउंड 1 का 71 क्या कहता है? अ मेटेलिक स्फीयर कूल्स फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। तो पहला केस T1 50 डिग्री सेल्सियस, T2 40 डिग्री सेल्सियस, और कितनी मिनट में? 300 सेकेंड में। ले कमाल है, 300 सेकेंड। आगे जाके मिनट में कुछ है, 5 मिनट। हाँ भाई 300 सेकेंड कितनी मिनट हुई? थैंक यू फॉर नॉट सेइंग 5 मिनट। रूम टेम्परेचर इज 20 आई थिंक, है ना 20। ओके ये पहला डेटा। देन द टेम्परेचर इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स इज, अच्छा ये पहला केस यूज करके फिर सेकंड केस में बढ़ूंगा, सेकंड केस का डेटा बाद में। पहला केस बाय न्यूटन्स लॉ, भाई सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, d बड़ा T बाई डी छोटा t इज माइनस के T माइनस टी एस। अच्छा तो d बड़ा T इजंट इट T2 माइनस T1? भाई T2 40, माय गॉड टू मच यार। d छोटा t कितनी? 5 मिनट। ये t एवरेज T1 प्लस T2 बाई 2। आई थिंक वी कैन कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, राइट? 45, वेरी गुड वेरी गुड। इन सब को उठा करके, और टीएस तो दिया हुआ ये 20, तो d बड़ा t कितना? -10 बाई 5 इज माइनस के, एंड टी कितना? 45 माइनस 20। भाई आप चाहो तो यहां से के ला सकते हो, ना चाहो तो छड़ दो। ओके आपको माइनस माइनस कट करना है, 10 बाई 5 इज 2 करना है, तो 2 इज इक्वल टू के इंटू 45 माइनस 20 इज, आप चाहो तो के लाओ, ना चाहो तो ना लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको के में इंटरेस्ट नहीं है, हमको सेकंड डेटा में इंटरेस्ट है। द टेम्परेचर इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स इज, अच्छा ये 5 मिनट के एंड पे टेम्परेचर कितना था? 40, तो हमारा ओरिजिनल टेम्परेचर क्या हो गया? 40। T2 कितना होगा ये फाइंड करना है, dt कितना है? और 5 मिनट, एंड और कुछ चाहिए अपने को? नहीं, Ts 20 डिग्री सेल्सियस। भाई न्यूटन का लॉ यही साबुत खड़ा है, बार बार लिखने का जरूरत नहीं पड़ता। d बड़ा T इज T2 माइनस T1, भाई T2 माइनस 40। d छोटा t 5 मिनट है, t एवरेज टेम्परेचर T1 प्लस T2 बाई 2, T1 प्लस T2 मतलब 40 प्लस T2 बाई 2। आर यू रेडी? सो न्यूटन्स लॉ क्या कहता है? d बड़ा T बाई d छोटा t। भाई शांति से सब्स्टिट्यूट करना, d बड़ा T T2 माइनस 40 ओवर d छोटा t कितना है? 5 इज माइनस के, t कितना है? t कितना है? 40 प्लस T2 बाई 2 माइनस Ts कितना है? 20। भाई मारा मारी करने का है ना? चलो फिर आप चाहो तो ये 40 माइनस T2 को ये साइड लगा करके माइनस को बाहर ले सकते हो, ना चाहो तो डजेंट मैटर। तुम चाहो कि 1 और 2 को डिवाइड कर लो तो 1 और 2 को डिवाइड कर लो। चलो 1 और 2 को डिवाइड कर लो। तुम करोगे या मैं करूं? शुरू करो करना, तब तक मैं इसको खा जाता हूं क्योंकि जगह चाहिए। भाई क्या बात है, रेडी हो सारे? yes sir, चलो अच्छी बात। मैं के को माइनस खा चुका हूं, मैं कोई बोलना नहीं कि खाया क्यों। अपॉन
2 गोलियां चल रही है भाई साहब, काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? 4 5 10। 43 degrees Celsius. आंसर आ चुका? Yes, sir. बधाई बधाई। 5 2 10, 5 5 25। ये यहां जाने दो, वो वहां जाने दो। तो 200 माइनस 5t2। अब उसकी बात सुन के मेरे में भी वो हो गया कि चलो भाई फटाफट माइनस 40, 40 माइनस 40 गियो। T2 5t2 प्लस T2 6t2, 6t2 इज 200, तो T2 इज 200 बाई 6 विच इज 100 बाई 3, 33.3। अग्रीएबल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 33.3. बहुत ही उम्दा कैलकुलेशन। ओके, मैं इसको उड़ा रहा हूं। अच्छा, राउंड 1 का 61 पेशे खिदमत है। राउंड 1 का 61 थोड़ा ही ऊपर होगा इससे। राउंड 1 का 61 मस्त नंबर है एकदम। ओके, क्या कहता है जी राउंड 1 का 61? It says if temperature of a black body increases from 7 degrees Celsius to 287 degrees Celsius, then rate of energy radiation increases by। अच्छा, इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 7 डिग्री सेल्सियस। भाई इसका एब्सोल्यूट करना पड़ेगा, 280 केल्विन। एंड टी डैश कितना लिखा है? 287 प्लस 273, सो 560। अच्छा, तो तुमको एनर्जी रेडिएशन, रेट ऑफ एनर्जी रेडिएशन ई डैश बाई ई चाहिए। डू यू रिमेंबर द रेट ऑफ एनर्जी रेडिएशन? द रेट ऑफ एनर्जी रेडिएशन रेडिएटेड इज ई is proportional to t raised to 4, तो E is equal to sigma t raised to 4, तो E dash is sigma t dash raised to 4। तो डिवाइड एंड रूल का जमाना है भैया। t dash by t the whole raised to 4। t dash कितना है? 560 और ये कितना है? 280। भाई 560 by 280, isn't it 2s are? And therefore E dash by E will be 16. Is this absolutely agreeable? What say? सही है ना? ओके सर। अच्छा, अब एक बढ़िया सा नंबर लाया हूं, राउंड 1 का 54। सर इस बार राउंड 1 से शुरू किया आपने, धमाधमी। ओके, राउंड 1 का 54 देखें। कुछ लोगों को उसकी साइज बड़ी लगेगी, आई एम श्योर, पर इतनी भी बड़ी नहीं है। Size does not matter. Some people will disagree with me, but it is what it is. भाई राउंड 1 का 54, भाई पेन गिर गई। ओके, क्या कहता है इसमें? दो चीजों को यूज करके काम करना है। द वेवलेंथ ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय अ स्टार, so lambda m is 289.8 nanometer, and the radiation intensity of the star E find करना है, energy radiated per unit area per unit time। sigma दिया हुआ है thankfully 5.67 into 10 raised to minus 8 watt per meter square Kelvin raised to 4, and Vane's constant भी दिया हुआ है। अच्छा, Vane's constant जो है ना वो 2898 है, शायद आपकी बुक में 2878 लिखा होगा। कैन यू सी दैट? एंड माइक्रो केल्विन नहीं, माइक्रोमीटर केल्विन, ये माइक्रोमीटर है। सो एक्चुअली दिस इज 2898 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 मीटर केल्विन। भाई कैसे करेंगे? तुमको ई चाहिए, तुम्हारे पास ई का कोई, अच्छा स्टार को यहां पे परफेक्टली ब्लैक बॉडी पकड़ो,
परफेक्टली ब्लैक बॉडी पकड़ेंगे उसको, तो उसका ई कितना होगा 1, छोटा ई। सो स्टार इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी, देयरफॉर उसका एमिसिविटी कितना लेंगे 1। तो हमको पता है ई प्रोपोर्शनल टू टी रेज टू 4, तो ई इज इक्वल टू सिग्मा टी रेज टू 4। पर हमारे पास सिग्मा तो है, टी नहीं है, टी कहां से मिलेगा? बाय वेन्स लॉ, lambda m into t is constant which is called b, to be or not to be. So t is b by lambda m, b कहाँ गया, ये रहा। So 2898 into 10 raised to minus 6 upon lambda m 289.8 into 10 raised to minus 9 by 2898 by 289.8, it isn't tenza, and 1 minus 6, okay Kelvin, answer will be in Kelvin, 10,000 Kelvin। एंड अब टी मिल जाने से खुशियों की लहर है। सो एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, भाई आंसर वॉट पर मीटर स्क्वायर में ही है ना, हाँ, तब पर एरिया पर यूनिट टाइम होगा। ई सिग्मा टी रेज टू 4, सिग्मा भी है मेरे पास, इनटू टी, टी बोले तो 10,000, 10 रेज टू 4 और रेज टू 4, ओ माय गॉड, गंभीर परिस्थिति। 4 4s are 16, minus 8 plus 16, I get my answer. So E is 5.67 into 10 raised to 8 watt per meter square. Check it out. Check it out. ओके अच्छा, मैं अब जा रहा हूं पीछे, अब मैं सैंपल प्रॉब्लम पे आता हूं। आई होप आप भी आ जाए सैंपल प्रॉब्लम पे। सैंपल प्रॉब्लम 16, SP 16, आर यू देयर? SP 16 के पास है क्या आप लोग? अब ये प्योर कैलकुलेशन वाला मामला है दिलबर, दिल का मामला है दिलबर, नहीं कैलकुलेशन का मामला है दिलबर। अब मजा आएगा कैलकुलेट करने में, देखेंगे क्या होता है। चलो SP 16, यस वी आर ऑन द रोल। क्या कहता है SP 16? The emissivity of tungsten is nearly 0.35. E is 0.35. Okay. A tungsten sphere of radius 1 centimeter. Radius is 1 centimeter. That's 10 raised to minus 2 meter. Uddarij Faisla is suspended within a large evacuated enclosure whose walls are at 300 Kelvin. So T2 जो walls है, surrounding temperature 300 Kelvin. What power input is required to maintain the sphere at a temperature of 3000 Kelvin? T1 is 3000 Kelvin. So power चाहिए जी, एनर्जी अपॉन टाइम, पावर मतलब एनर्जी अपॉन टाइम। ओके, हीट कंडक्शन इज निग्लेक्टेड, सिग्मा दिया हुआ है 5.67 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 8, ऐसा है। हाँ भाई, कैसे कीजिएगा, है क्या सचमुच? अच्छा, सबसे पहले अरे अरे धीरे धीरे से चल, चांद गगन में। द हीट एनर्जी, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, E is E sigma T1 raised to 4 minus T2 raised to 4। ये एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है। अगर तुम यहां से एरिया को खींच लेते हो बाहर, एरिया यहां, सो एनर्जी अपॉन टाइम, इजंट इट पावर? वाह, तो इसको मैं नाम देता हूं पावर।
ये Q by T is power, so power is equal to E sigma A T1 raised to 4 minus T2 raised to 4. अच्छा, for a sphere, ये मेरा चीफ इक्वेशन हो गया. For a sphere, भाई एरिया कितना होता है? स्फीयर 3 डायमेंशनल 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहां पे मैं 4 पाई आर स्क्वायर लगाऊंगा और अब धीरे धीरे चीजों को सब्स्टिट्यूट करना चालू करने वाला हूं. अच्छा, E की वैल्यू 0.35, सिग्मा की वैल्यू 5.67 इंटू 10 रेज टू -8 इंटू 4 पाई, एंड रेडियस कितना है? 10 रेज टू -2 का स्क्वायर इंटू T1 3000, ओ माय गॉड, T2 300. थोड़ा सा धैर्य धारण करें. भाई 4 पाई 4 इंटू 3.14, आई थिंक एवरीबडी शुड नो इट इज 12.56 एंड 10 to -2 का स्क्वायर दैट्स 10 to -4 इंटू, भाई इसको मैं सजेस्ट करता हूं आप 3 को अलग लो और ये 3 0 को अलग लो. तो 3 रेज टू 4, 3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर 81. This is 10 raised to 3 the whole raised to 4. 3 4s are 12 minus, अब ये 3 into 10 raised to 2, 3 raised to 4 81 होता है, हमको पता है, and 10 raised to 2 the whole raised to 4. अच्छा, जस्ट इमेजिन ये 10 1 और 12 0 है और ये 1 और 8 0 है. डोंट यू अग्री दिस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दिस? Do you understand? It is like comparing 1 rupee. It is like comparing 1 rupee with 10,000 rupees. So isn't 1 rupee very less than 10,000? Yes. So I am going to absolutely neglect this term. नहीं तो गांडे हो जाओगे करते करते. अच्छा सर, अगर करना हो तो, अच्छा करना हो तो पहले दोनों का 10 का पावर सही कर लो. मतलब इसका भी 10 करना पड़ेगा, मतलब 4 0 इसमें लगाने पड़ेंगे. 81 और 4 0 माइनस 81 द होल इंटू 10 मतलब 8,10,000 रुपए माइनस 81 रुपए. डू यू अंडरस्टैंड? 8,10,000 रुपए माइनस 81 रुपए. डज इट मेक एनी सेंस to do this subtraction? No, it does not. So you have to use your discretion and you have to neglect this small term. तो ये चली जाएगी और राहत की सांस ले पाएंगे हम. एंड ये 10 raised to, अच्छा 5.67 12.56 एंड -8 -4 -12. आओ जो, अच्छा 12.568 जा, हमेशा याद रखना 12.568 जा करीबन 100 होता है. तो 12.56 इंटू 80 1000 होगा. 1000 करीबन 1000 से थोड़ा सा ज्यादा, पर मैं ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए 1000 रख रहा हूं. 12.56 इंटू 81 करीबन 1000. एंड 1000 में से 2 0 यहां पे लगा दूंगा तो 35 और 1 0 यहां लगा दूंगा तो 56.7. आई थिंक यू शुड मल्टीप्लाई बोथ दीज बाय अ स्लाइट ऑफ योर हैंड. आंसर आ जाना चाहिए आपको तुरंत, करीबन 2000 के आसपास होना चाहिए. देखो तो क्या आंसर आ रहा है. 56.7 इंटू 35. डोंट यूज अ कैलकुलेटर प्लीज. मैं करूं? 7 5 35, 6 5 30, 33, 25, 26. क्या? हाँ, 7 3 are 21, 2 6 3 18 19 20 5 3 15 16 17 1984.5. मतलब अभी मैंने सिर्फ 1000 पकड़ा था, ये 1000 से थोड़ा सा ज्यादा है. मतलब करीबन 2000 के आसपास आंसर होना चाहिए. देखिए तो करीबन 2000 के आसपास. लवली आंसर 2019 1984 के क्वाइट पास में. आई थिंक आंसर्स बहुत करीब करीब हैं.
शायद अगर आप ऑप्शन देखो तो 1918 है, 2019 है, 2219 है, 2119 है, पर अपने को 1984 से थोड़ा सा ज्यादा लेना है, तो 1919 तो नहीं आएगा, तो 2000 के आसपास आई थिंक 2019 या वट एवर बी दी आंसर वही है। ओके, SP17 देख रहा हूं, व्हाट्स द स्टेटस? SP17 देख रहा हूं मैं। SP17 भी बड़ा लगेगा आपको, पर चिंता ना करें, मैंने इसको करने का एक अलग ही तरीका निकाला। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले, क्या कहता है ये क्वेश्चन। ओके, इट सेज द रेट एट विच radiant energy reaches the surface of the earth from the sun is about 1.4 kilowatt per meter square. Remember, this is called solar constant. Solar constant 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, मतलब अर्थ के 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे सूरज की कितनी एनर्जी पड़ रही है पर सेकंड? 1400 वॉट, मतलब 1400 जूल पर सेकंड पड़ रही है, हमको मिल रही है इतनी पर मीटर स्क्वायर एरिया। माय गॉड, जबरदस्त। तो डिस्टेंस ऑफ द अर्थ टू द सन, डिस्टेंस ऑफ द अर्थ टू द सन, तो उसको छोटा डी लेंगे हम। छोटा डी कितना है? 1.5 इंटू 10 रेज टू 11, एंड रेडियस ऑफ द सन, उसको बड़ा आर लेंगे, 0.7 इंटू 10 रेज टू 9 मीटर। What is the rate of radiation of the energy per unit area from sun surface? So energy per unit area per unit time from the sun surface कितनी निकल रही है? अब सर इसकी ये हमको कैसे मालूम होगा? डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं तो हूं ही, पर साथ में अपने पास टाइम है क्या? है 2 मिनट है, डोंट वरी। ओके, सबसे पहली बात, नाउ आपको सोलर कांस्टेंट मैंने बताया था फॉर द अर्थ। सोलर कांस्टेंट इज, यू नो, इट्स लाइक दिस, ये सन है और यहां पे कहीं पे अर्थ है, एंड मैं इसको एक थोड़ा सा नजदीक ले आता हूं, ये अर्थ यहां पे और ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है d। तो assuming this to be a circle of radius d, what is the energy incident, energy per unit area per unit time? Suppose sun में से एनर्जी निकल रही है, we'll call it P, एनर्जी पर यूनिट टाइम निकल रहा है P। So यहां पे कितना मिलेगा हमको? एनर्जी पर यूनिट टाइम इज P एंड एरिया इज व्हाट? 4 पाई छोटा d स्क्वायर। ये मुझे सोलर कांस्टेंट का इक्वेशन मिला, तो यहां से P कितना मिलेगा अपने को? आर यू देयर स्टिल? एनर्जी पर यूनिट टाइम गिवन आउट बाय द सन। नाउ फॉर द सन, एनर्जी पर यूनिट एरिया per unit time, let's call it E, is energy upon area upon time। भाई एनर्जी अपॉन टाइम कितना है? P, and how much is the area of the sun? 4 pi r square। भाई ये P को उठा करके यहां लगा दूं, so SO into 4 pi d square over 4 pi r square। ढिच के आओ। आई थिंक मेरे पास एसओ है, डी भी है, आर भी है। ये आर छोटा हो गया, बड़का आर है भाई। आई थिंक देर इज नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट पुटिंग वैल्यूज। कैन आई टेक डाउन द अर्थ एंड द सन एंड द स्टफ? वाह, तो आंसर बस आवे ही वाला है। 1.4 इंटू 10 रेज टू 3, एंड डी कितना है? डी 1.5 इंटू 10 रेज टू 11 ओवर 0.7 इंटू 10 रेज टू 9 का होल स्क्वायर। अच्छा, 11 माइनस 9 इज 2, 2 का स्क्वायर 4,
एंड ये 15/7, 15/7 ए का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर, 7 2 जा 14, 10, 2.14 का स्क्वायर मतलब 2.2 से थोड़ा सा कम, 2.2 का स्क्वायर कितना होता है 4.84, करीबन 4.6 के आसपास ले लो। एनीबॉडी मल्टीप्लाइंग दिस? 6 4 24, 4 4 16, 17, 18, 6 1 6, 4 1 4, 8 and 6 14, 4 5 6, 6.44 into 10 raised to 7. Check the answer please. Watt per meter square. What say? Check. अब ये आया पीके का फेवरेट सम। क्यों सर? ये सम की साइज तो देखो, राउंड 2 का 79 दिखाई दे रहा है। सम की साइज देख के ही आधे लोग उस सम को छोड़ देंगे कि भाई ये यार ये बहुत बड़ी साइज वाला सम है यार, ये हमारे से ना हो पाएगा। पर जो बाकी के आधे हिम्मत करके इस सम में घुस जाएंगे वो अंदर मोती पाएंगे। बराबर? क्यों पाएंगे? आओ देखें। द टोटल एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी, अच्छा परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, और जो एनर्जी उसमें से निकल रही है इज कलेक्टेड फॉर 1 मिनट एंड इज यूज्ड टू हीट अ क्वांटिटी ऑफ वाटर। मतलब परफेक्टली ब्लैक बॉडी में से निकलती हुई एनर्जी हमने पकड़ी और उससे पानी को गर्म करने की कोशिश की। द टेम्परेचर ऑफ द वाटर वॉज फाउंड टू इंक्रीज फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 20.5। सो डेल्टा थीटा या डेल्टा बड़ा टी, थीटा 2 minus theta 1, that is 20.5 minus 20. How much is that supposed to be? 0.5. If absolute temperature of the black body is doubled, अच्छा black perfectly black body का टेम्परेचर T पकड़ो, ये पहला केस। केस 2 में टेम्परेचर बना दिया 2T, ओके, is doubled and experiment is repeated with the same quantity of water. Let us say mass is m, जो water लिया हुआ है, at 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ द वाटर विल बी डेल्टा थीटा डैश क्या होगा? अच्छा सर क्या करें? सॉरी। अच्छा सबसे पहले भाई व्हाट इज द हीट एनर्जी गिवन आउट बाय अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी? एनीबॉडी? Isn't it sigma T raised to 4? Anybody? बराबर है ना? E is equal to sigma T raised to 4. Now heat energy required. अच्छा पर यहां पे हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम की बात चली है ना, तो मेरे को यहां पे ये करना पड़ेगा Q/AT, इसको 1 नहीं लिखता हूं। So Q is equal to sigma A T raised to 4 into T. This is my equation number 1. And heat energy required to heat water. I think one of my most favorite equations to change temperature of water by delta theta. Hey, do you remember Q is equal to ms delta theta? क्या बात है, क्या बात है। Equating 1 and 2 करके ms delta theta is equal to sigma A T raised to 4 into छोटा t। भाई मुझे एम एस सिग्मा ए टी सब कांस्टेंट ही है, सो डेल्टा थीटा प्रोपोर्शनल टू टी रेज टू 4। वाओ, thus डेल्टा थीटा डैश प्रोपोर्शनल टू टी डैश रेज टू 4। दोनों को डिवाइड करके ये टी डैश कितना रे? टी डैश कितना? 2t। अरे आने दे बेटा, आने दे। एंड डेल्टा थीटा इज 0.5 एंड 0.5 इंटू 16 इज हाउ मच? ये तुमको डेल्टा थीटा डैश फाइंड करने को बोला या फाइंड द टेम्परेचर ऑफ वाटर, फाइनल टेम्परेचर। सो थीटा 2 माइनस थीटा 1 इज 8 एंड थीटा 1 कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस है ना।
ये -20 यहां से यहां चला जाएगा, 28 बिल्कुल होगा, चेक कीजिए आंसर 28 है क्या? है, बढ़िया। एंड लास्ट सम फॉर द डे, लास्ट सम इज राउंड 2 का 21, अगेन अ फेवरेट ऑफ पीपल हु लव लॉन्ग सम्स, बिग सम्स। आई एम टेकिंग दिस ऑफ। लास्ट न्यूमेरिकल राउंड 2 का 91। You know, it requires courage to enter a long sum and come out at the end of it. You know, बड़े सम के अंदर घुसने के लिए हिम्मत चाहिए, और वही हिम्मत आप में पैदा होने की जरूरत है। आप में है ही, बस वो फुकट का डरते रहते हो कि पता नहीं इसमें गिरूंगा तो वापस आऊंगा कि नहीं। स्विमिंग पूल में कूदते वक्त कभी सोचा कि वापस आऊंगा या नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि बॉयंट फोर्स है, तुम कूदोगे तो भी बॉयंट फोर्स तुमको ला देगा। वही उसी तरह तुम अपने नॉलेज पे, अपने स्किल पे भरोसा रखो, तुम सब में कूदोगे, वापस आओगे बाहर, डोंट वरी। सो राउंड 2 का 91, आखिरी पड़ाव क्या कहता है? अक्सर तो लोगों को यही पता नहीं चलता कि साला कहता क्या है। अब जब कहता है वही पता नहीं चला तो करेंगे कैसे? राउंड 2 का 91, मेटल रॉड ए बी है, लेंथ है 10x, ए बी की लेंथ है 10x, एंड एंड ए जो है वो आइस में है एट 0 डिग्री सेल्सियस, एंड एंड बी जो है वो वाटर में है एट 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो एक काम करते, पहले रॉड बनाते सर, रॉड बनाओ। ये रोड है, हाँ क्या रोड है। और इसको नाम देते हैं ए, और इसको नाम देते हैं बी, और ये पूरा जो है, पूरा जोन है वो है 10x, एंड ये पे क्या है? आइस। कितना डिग्री सेल्सियस पे? 0 पे। और बी पे क्या है? वाटर 100 पे। ओके, डेटा किया शुरू मैंने। अब इफ अ पॉइंट पी ऑन द रॉड इज मेंटेन्ड एट 400 डिग्री सेल्सियस, अच्छा सपोज पी कहीं यहां रखो, एंड कितना डिग्री सेल्सियस पे? 400 डिग्री सेल्सियस, या होम। Then it is found that equal amounts of water and ice evaporate and melt per unit time. Latent heat of evaporation LV, LV कहीं यही लिख दे, LV कितना? 540 कैल पर ग्राम, एंड LF 80। ओके, क्या चाहिए? If point P is at a distance of lambda x from A, P is at a distance of lambda x from A। अच्छा, ये पूरा 10x है, इतना लैम्बडा x है, तो इतना कितना होगा जी? 10x minus lambda x। माय गॉड, पीके सो स्मार्ट। अच्छा भाई, बात एकदम सिंपल है। डू यू अग्री P पॉइंट इज एट अ हायर टेम्परेचर देन बोथ A एंड B? है जी, सिंपल। तो हीट एनर्जी का फ्लो कैसा होगा? P से B तक भी होगा और P से A तक भी होगा, इससे लेना भी होगा। बराबर। नाउ बिटवीन A एंड P, डू यू अग्री हीट एनर्जी फ्लो करेगी फ्रॉम P टू A, एंड हीट यहां आके आइस को मेल्ट करेगी, बराबर। लेट mkg ice be melted. Hey, do you remember equation for heat conduction? हीट कंडक्शन का इक्वेशन, हीट एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, शायद हमने लास्ट टाइम ही किया था। Q बाई टी इज के ए, बराबर। आई होप यू रिमेंबर दिस। अच्छा, T1 माइनस T2, यहां T1 कितना है? 400, T2 कितना है? 100। सो 400, 100 नहीं, 0 बाय कितना लेंथ तक हीट ट्रैवल कर रहा है? लैम्बडा एक्स। पीपल, आर यू अवेयर ऑफ दिस इक्वेशन नाउ? ओ भाई,
अच्छा, and this is equal to latent heat. And what is latent heat of melting of ice? M into LF, है ना? So Ka 400 into छोटा t by lambda x is 80 m. This is my equation number 1. Now between B and P, अब P से B जा रहा है, तो how much is the Q by T? Ka T1 minus T2, 400 minus 100 ओवर कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है हीट? अच्छा, उन्होंने कहा है सेम अमाउंट ऑफ आइस एंड वाटर मेल्ट और इवेपोरेट होते हैं, तो यहां पे m इंटू व्हाट इज द लैटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन? LV. सो Ka 300 into T over 10 minus lambda into x is 540 m. भाई अंग्रेज एक अच्छा रूल छोड़ गए क्या? ओके, सो KT मतलब काट 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 दे सालों को, XX काट, MM काट। मैं एक्साइटेड हो गया हूं। एक्स नहीं ले लैम्बडा, क्योंकि XX तो कट है ना। डू यू अंडरस्टैंड? एंड यहां पे किसके साथ किसको? 80 बाय 540। भाई कोई ये चीज को वर्कआउट कर पा रहा है? 4 2 8 एंड दिस इज 27। ले लो ले लो ले लो, बिक रहा है। सो 27 4 108 एंड लैम्बडा इंटू 3 इंटू 4 12 लैम्बडा। भाई खोल दो ना जरा, और ये माइनस 108 यहां चला जाएगा। 108 और 12 कितना? 120। भाई जगह की भरपूर तंगी के कारण हमको यहां जंप करना पड़ रहा है। सो लंबाड़ा ये 12 9 सा 108 9 आ रहा है क्या आंसर? 9 आ रहा है, घर पे भी कोई आ रहा है? आंसर चेक करें। सो लैम्बडा इज 9। आई थिंक लैम्बडा की वैल्यू ही चाहिए ना। ऑलराइट, सो बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल काम किया, खत्म किया। ये सारे न्यूमेरिकल आप घर पे जाके खुद करें, बहुत मजा आएगा। दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। इसके साथ अपना हीट खत्म होता है। आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस करेंगे एंड विल मूव ऑन। सो थैंक यू सो मच। इसके कमेंट्स में आपको होमवर्क मिलेगा, प्लीज डू दैट। ऑलराइट, एंड स्टे सेफ। आई विल सी यू लेटर। बाय बाय।